हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन की थ्योरी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि मिश्रण और सम्मिश्रण का सिद्धांत, इंडेक्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन की थ्योरी में मिश्रण और सम्मिश्रण का परिचय। सेकंड पॉइंट होगा मिश्रण और माध्य मूल्य। थर्ड होगा संकल्पना वन। फोर्थ होगा सम्मिश्रण। फिफ्थ होगा संकल्पना टू। सिक्स्थ होगा आपका सारांश। डिस्क्लेमर, असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकार और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @IT के.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो विशेष रूप से अनुपात और समानुपात के क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये तकनीकी विभिन्न पदार्थों या मात्राओं के संयोजन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर उपयोग की जाती है। ठीक है, चाहे वे तरल हो, ठोस हो या जनसंख्या। आज समझ में आ गई। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण का अर्थ है दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन इस प्रकार करना कि वे अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं बनाए रखें। उदाहरण के लिए, जब विभिन्न प्रकार के समाधान या सामग्री को मिलाया जाता है तो उनके परिणाम स्वरूप मिश्रण की संरचना को इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है कि उसके समग्र गुणों जैसे कि सांद्रता या लागत का निर्धारण किया जा सके। ठीक है ना। अब यहाँ पे सम्मिश्रण को देखते हैं। सम्मिश्रण एक विशेष विधि है जिसका उपयोग इस सम्मिश्रण को खोजने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें दो या दो से अधिक घटक जो अलग अलग कीमतों या सांद्रताओं में होते हैं को मिलाकर एक इच्छित कीमत या सांद्रता प्राप्त की जा सके। यह विभिन्न घटकों के सम्मिश्रण की गणना करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं के मिश्रण से संबंधित समस्याओं को हल करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं मिक्सचर एंड मीन प्राइस क्या होता है, यानी कि मिक्सचर यानी कि मिश्रण। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाकर एक उत्पाद बनाया जाता है उसे मिश्रण कहा जाता है। अब देखते हैं मीन प्राइस। मीन प्राइस होता है माध्य मूल्य। माध्य मूल्य मिश्रण की एक इकाई मात्रा का लागत मूल्य माध्य मूल्य कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे सम्मिश्रण का नियम यानी कि एलिगेशन का रूल किस तरीके से काम करता है। यदि सस्ती वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य ₹C है और महंगी वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य यानी कि D है, ठीक है, और मिश्रण का औसत या माध्य मूल्य M है, तो किस तरीके से काम करता है। सस्ते वस्तु की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे वस्तु की मात्रा इक्वल टू महंगे वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य माइनस माध्य मूल्य डिवाइडेड बाई माध्य मूल्य माइनस सस्ते वस्तु की एक इकाई का लागत मूल्य। ये बात समझ में आई। चलो इस नीचे जो डायग्राम दे रखा उससे समझाता हूँ। उपरोक्त संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है। इस तरफ तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, यानी कि सस्ते वस्तु की मात्रा स्मॉल सी से डिनोट कर दी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ डियर यानी कि स्मॉल डी से डिनोट करते हैं महंगे वस्तु की मात्रा। बीच में आ गया आपका मीन प्राइस, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। देखो महंगे में से मीन को माइनस करेंगे यानी कि D-M आएगा, और मीन में से सस्ते को माइनस करेंगे यानी कि M-C आ जाएगा। तो यहां से कहेंगे सस्ते वस्तु की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे वस्तु की मात्रा इक्वल टू अनुपात आएगा D-M अनुपात M-C, जिसको हम लोग कह देंगे D-M और डिवाइडेड बाई M-C यहाँ पे कह देंगे। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। यानी कि बड़ी वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे
और जो एक वैल्यू है वो मीन से भी छोटी है, फिर मीन में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। इस तरीके से एलिगेशन का रूल काम करता है। चलिए, एलिगेशन यानी सम्मिश्रण। सम्मिश्रण नियम का उपयोग दो या अधिक सामग्रियों के उनकी संबंधित कीमतों पर एक दी गई कीमत पर मिश्रण बनाने के लिए मिलाए जाने वाले अनुपात को ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 को समझते हैं। 14 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है ना, ताकि मिश्रण 17 रुपए प्रति किलोग्राम का हो जाए। तो 1 किलोग्राम सस्ती चाय का क्रय मूल्य कितना है, 14 रुपए। 1 किलोग्राम महंगी चाय का क्रय मूल्य कितना है, 18 रुपए। और मीन प्राइस कितना है, 17। तो 18 में 17 माइनस करूंगा 1, 17 में से 14 माइनस करूंगा 3। तो सस्ती चाय की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगी चाय की मात्रा इक्वल टू 18 माइनस 17/17 माइनस 4, यानी 1/3 आएगा। तो 1:3 सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को यहाँ पे समझते हैं। चावल को 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल को 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाने के लिए किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 35 रुपए प्रति किलोग्राम हो। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पे एलिगेशन भी लगा सकते हैं और ये चित्र बना के भी दिखा सकते हैं और विदाउट चित्र भी, वाकई एलिगेशन ही यहाँ पे यूज हो रहा है। चलिए इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए 1 किलोग्राम सस्ते चावल का लागत मूल्य कितना दे रखा है, यहाँ पे 30 रुपए दे रखा है। इसके बाद मान लीजिए 1 किलोग्राम महंगे चावल का लागत मूल्य कितना दे रखा है, यहाँ पे ये आप लोगों को 40 रुपए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, अनुपात ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं। सस्ते चावल की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे चावल की मात्रा इक्वल टू महंगे चावल का लागत मूल्य माइनस मिश्रण की कीमत डिवाइडेड बाई मिश्रण की कीमत माइनस सस्ते चावल का लागत मूल्य। अब मानों को स्थापित करते हुए यहाँ पे देखते हैं। सस्ते चावल की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे चावल की मात्रा इक्वल टू महंगे चावल का लागत मूल्य 40 माइनस क्या आएगा, मिश्रण की कीमत 35, 40 माइनस 35 और डिवाइडेड बाई मिश्रण की कीमत 35 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्ते चावल का लागत मूल्य 30, यानी कि 35 माइनस 30। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5/5 और 5/5 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 1:1 यहाँ पे निकल कर आएगा। तो इस प्रकार आवश्यक अनुपात 1:1 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, कर सकते हो इस तरीके से। आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पर समझते हैं, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिएगा। 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल को 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो। ठीक है ना, चलिए देखो 25 रुपए है कीमत और 45 रुपए, इन दोनों को मिला के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 30 रुपए हो जाए। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सस्ते चावल का लागत मूल्य कितना है, 25 रुपए है। और यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोग्राम महंगे चावल का लागत मूल्य कितना है, यहाँ पर 45 रुपए है। ठीक है ना, तो अनुपात निकालने के लिए हम सूत्र का उपयोग करते हैं। सस्ते चावल की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे चावल की मात्रा इक्वल टू महंगे चावल का लागत मूल्य माइनस मिश्रण की कीमत डिवाइडेड बाई मिश्रण की कीमत माइनस सस्ते चावल का लागत मूल्य। ठीक है ना, तो मूल्य को प्रतिस्थापित करते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सस्ते चावल की मात्रा डिवाइडेड बाई महंगे चावल की मात्रा, महंगे चावल का मूल्य है 45 माइनस मिश्रण की कीमत है 30, तो 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई मिश्रण की कीमत 30 माइनस सस्ते चावल का मूल्य है 25, तो 30 माइनस 25, 45 में से 30 गया 15, 30 में से 25 गया 5, तो 15/5 यानी कि 3:1 यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार आवश्यक अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा बड़े ही ध्यान से। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पात्र में दूध और पानी का अनुपात 1:A है।
दूसरे पात्र में जो पहले के समान क्षमता का है, दूध और पानी का अनुपात C/D है। ठीक है ना। यदि दोनों मिश्रण को एक तीसरे पात्र में खाली किया जाता है तो तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात निम्नलिखित के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। यानी कि एक पात्र में दूध और पानी का रेशो आ गया A/B, एक दूसरे पात्र में दूध और पानी का रेशो आ गया C/D। अब इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया जिनमें दोनों का मिक्सचर बनेगा, तो तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, a/A+B प्लस c/C+D इज टू b/A+B प्लस d/C+D। ठीक है ना। तो ये आप लोगों का यहाँ पर रेशो निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 1 को यहाँ पर समझते हैं। समान क्षमता के दो पात्र है। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3/1 है, दूसरे पात्र में 5/2 है। यदि उन्हें मिलाया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, आपको यहाँ पे बताना है। देखिएगा, पहले पात्र में दूध का भाग कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 3/3 + 1 यानी कि 3/4। अब पहले पात्र में पानी का भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/3 + 1 यानी कि 1/4। अब इसी प्रकार दूसरे पात्र में दूध का भाग कितना हो जाएगा, 5/5 + 2 यानी कि 5/7। अब दूसरे पात्र में पानी का भाग कितना हो जाएगा, 2/5 + 2 यानी कि 2/7। तो अपेक्षिक अनुपात कितना हो जाएगा, 3/4 और 3/4 और प्लस 5/7। रेशो एक ही आ जाएगा आप लोग 1/4 और प्लस 2/7। तो आएगा 41/28 अनुपात 15/28। 28 से 28 जाएगा, तो आपका जो अनुपात निकल कर आएगा 41/15 यहाँ पर निकल कर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 को यहाँ पे समझते हैं। दो समान क्षमता के कंटेनर है। पहले कंटेनर में रस और पानी का अनुपात 4/1 है और दूसरे कंटेनर में यह 3/2 है। यदि इन्हें मिलाया जाए तो मिश्रण में रस और पानी का अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे, सॉरी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले कंटेनर में रस का भाग कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 4/4 + 1 यानी कि 4/5। पहले कंटेनर में पानी का भाग ये हो जाएगा 1/4 + 1 यानी कि 1/5। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे कंटेनर में रस का भाग कितना हो जाएगा, 3/3 + 2 यानी कि 3/5। और दूसरे कंटेनर में पानी का भाग यानी कि 2/3 + 2 यानी कि 2/5। अब मिश्रण में रस की कुल मात्रा एक ये है और एक ये है, यानी कि 4/5 + 3/5 यानी कि 7/5 आएगा। मिश्रण में पानी की कुल मात्रा तो 1/5 और 2/5, 1/5 + 2/5 यानी कि 3/5 आएगी। इसलिए मिश्रण में रस और पानी का आवश्यक अनुपात कितना हो जाएगा, है ना, रस और पानी का, ये रस है और ये पानी, 7/5 डिवाइडेड बाई 3/5, 5 से 5 जाएगा तो बचेगा 7/3। तो इस प्रकार रस और पानी का अंतिम अनुपात 7/3 है। ठीक है ना, समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे वो कर पाओगे। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो समान क्षमता वाले कंटेनर है। पहले कंटेनर में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7/3 है और दूसरे कंटेनर में यह अनुपात 5/4 है। यदि इन्हें मिलाया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा, यह आपको यहाँ पे बताना है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले कंटेनर में अल्कोहल का भाग कितना है, ये कितना आ जाएगा, अल्कोहल का भाग 7/7 + 3 यानी कि 7/10। पहले कंटेनर में पानी का भाग कितना आ जाएगा, 3/7 + 3 यानी कि 3/10। इसी प्रकार दूसरे कंटेनर में अल्कोहल का भाग कितना आ जाएगा, 5/5 + 4 यानी कि 5/9। दूसरे कंटेनर में पानी का भाग कितना आएगा, 4/5 + 4 यानी कि 4/9। अब मिश्रण में कुल अल्कोहल की मात्रा कितनी आ जाएगी, ये और ये, इन दोनों को जोड़ दूंगा, 7/10 + 5/9 तो ये आएगा 63/90। 9 की ऊपर नीचे गुणा कर दी और 10 की इधर कर दी यानी कि 50/90। 63 + 50 113/90 आ गया। अब मिश्रण में कुल पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, ये है और ये है, तो 3/10 और प्लस 4/9, तो 9 की ऊपर नीचे गुणा 27/90, इधर 10 की गुणा 40/90।
तो 67/90 आ जाएगा। इसलिए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का आवश्यक अनुपात क्या है? 113/90 डिवाइड बाई 67/90, 90 से 90 जाएगा, 113:67 आएगा। तो इस प्रकार अल्कोहल और पानी का अंतिम अनुपात 113:67 है। ठीक है, समझ में आ गई है? इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि एक कंटेनर में द्रव के x इकाई है जिसमें से y इकाई निकाल ली जाती है और पानी से बदल दी जाती है। n संचालन के बाद शुद्ध द्रव की मात्रा इक्वल टू x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n इकाई होती है। अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 1 देखते हैं, और भी 2 उदाहरण है। एक कंटेनर में 40 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसे पानी से बदल दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और, एक बार तो करी गई, 2 बार और करी, यानी कि टोटल 3 बार करी, दोहराई गई। अब कंटेनर में कितना दूध है? 3 संचालनों के बाद बची दूध की मात्रा, x की वैल्यू कितनी है? 40, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, निकाला कितना है? 4 लीटर, तो 4/40 की पावर 3, यानी कि 4 से 40 10 बार जाएगा, ये आ जाएगा 9/10 की पावर 3, यानी कि 40 गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10, तो यहाँ पर आएगा 29.16 लीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 को समझते हैं। एक कंटेनर में 50 लीटर जूस है। इस कंटेनर से 5 लीटर जूस निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और, एक बार तो करी गई, 2 बार और करी, यानी टोटल 3 बार करी, दोहराई जाती है। अब कंटेनर में कितना रस बचा है आपको यहाँ पे बताना है। देखते हैं, यानी कि 3 संचालनों के बाद बचे रस की मात्रा टोटल 50 है। 50 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, निकाला कितना? 5, 5/50 की पावर 3, तो 5 से 50 10 बार जाएगा, यानी कि 5 गुणा 1 माइनस 1/10 की पावर 3, 5 गुणा 9/10 की पावर 3, 9 की पावर 3 729, 10 की पावर 3 1000, 50 गुणा 729/1000, तो ये आ जाएगा 36.45 लीटर। तो इस प्रकार कंटेनर में बचे रस की मात्रा 36.45 लीटर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 को यहाँ पर समझते हैं। एक कंटेनर में 100 लीटर दूध है। इस कंटेनर से 10 लीटर दूध निकाला जाता है और पानी से बदल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि 2 बार और का मतलब है एक बार पहले करी, 2 बार ये, यानी कि टोटल 3 बार करी। तो अब कंटेनर में कितना दूध बचा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 संचालनों के बाद बचे हुए दूध की मात्रा, ये हो जाएगी इक्वल टू, टोटल 100 है, तो 100 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, निकाला 10 है, 1 माइनस 10/100 की पावर 3, तो 100 इंटू 1 माइनस 1/10 की पावर 3, तो 100 इंटू 1 माइनस 1/10 कितना होता है? 9/10 की पावर 3, तो 100 इंटू 9/10 की पावर 3, यानी कि 729/1000, तो ये आ जाएगा 72.9 लीटर। तो इस तरीके से कितना बचेगा? 72.9 लीटर यहाँ पर बचेगा। तो कर लोगे? तो यही सारे कॉन्सेप्ट है मिक्सचर एलिगेशन के, जिन पर आधारित क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समरी को समझ लेते हैं। ठीक है, देखो मिश्रण की परिभाषा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाना। मुख्य सूत्र क्या है? मिश्रण की औसत सांद्रता या लागत की गणना इसका उपयोग करके की जा सकती है। सी एवरेज इक्वल टू ए इंटू सी ए प्लस बी इंटू सी बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहां पर ए और बी पदार्थों की मात्रा है, सी और सी बी उनकी संबंधित सांद्रता या लागत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है सम्मिश्रण। उद्देश्य, विभिन्न वस्तुओं को मिलाते समय औसत मूल्य या एकाग्रता का पता लगाने या उस अनुपात को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें उन्हें मिश्रित किया जाना चाहिए। सम्मिश्रण वैकल्पिक, व्यक्तिगत मूल्यों और औसत के बीच अंतर के आधार पर मिश्रण अनुपात ढूंढता है। तो अनुपात आप लोगों का जो यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि सी ए माइनस सी एवरेज,
और डिवाइड बाई सी एवरेज माइनस सी पी, ठीक है ना। देखो ये क्या है, यहाँ पर सी है जो महंगी वस्तु है, महंगी वस्तु की मात्रा, महंगी वस्तु का प्राइस, माइनस सी एवरेज यानी कि जो मिक्सचर का प्राइस है, फिर नीचे सी एवरेज माइनस सी बी यानी कि सस्ती वस्तु का मूल्य, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का रेशियो बनता है, इस तरीके से आप एलिगेशन की रूल को अप्लाई करते हो। जैसे कि मैंने जब एलिगेशन रूल का कॉन्सेप्ट बताया था उसमें वहां पे बताया था, एक महंगी वस्तु होगी, एक सस्ती वस्तु होगी, एक मिक्सचर होगा, महंगी में से मिक्सचर घटाएंगे और मिक्सचर में से सस्ती वस्तु को घटाएंगे। मिक्सचर महंगे और सस्ती उन दोनों के बीच का होता है। जब इस तरीके से बीच की वैल्यू आपको मिलती है तो आप एलिगेशन रूल को अप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आ गए होंगे। इसी पर आधारित क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पर एक्सरसाइज में पूछे जाएंगे और हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग अब एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।